नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस बड़ी खबर में हम लोग चर्चा करेंगे कट्टू नाइकम ट्राइब के बारे में। अब ये ट्राइब चर्चा में क्यों आई है? बेसिकली आज का दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि पूरी तरीके से भारत में निर्मित एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है द एलिफेंट विस्परर्स, इसको ऑस्कर मिला है। और ऑस्कर किस श्रेणी में मिला है? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का। इसी के साथ साथ ट्रिपल आर मूवी का नाम सभी ने सुना होगा। इसी का एक प्रचलित गाना है नाटू नाटू, इसको भी ऑस्कर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो हर एक चीज साधारण भाषा में बताऊंगा, पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, ऑस्कर 2023 की बात करते हैं तो इसके अवार्ड्स की घोषणा कर दी गई है और यहां पर द एलिफेंट विस्परर, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, इस फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। 41 मिनट्स की ये शॉर्ट फिल्म है और ये शॉर्ट फिल्म जो है वो इस चीज पे आधारित है कि ये जो आप हाथी देख रहे हैं यहां पर, और यहां पर ये जो पुरुष आप देख रहे हैं, ये बोमन और बैली, ये एक महावत कपल है। तो ये इस हाथी के बच्चे को पालते हैं। तो इससे आप समझ जाएंगे कि मानव और जानवर के बीच में जो संबंध होते हैं, उन संबंधों को भली भांति दर्शाती है ये डॉक्यूमेंट्री। अब यहां पर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चर्चा में आ जाता है कि यहां पर युगल दंपत्ति है, ये बेसिकली कट्टू नाइकम ट्राइब को बिलोंग करते हैं। तो यहां पर हमारे परीक्षा की दृष्टि से ये जनजाति इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस जनजाति को पढ़ने से पहले थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूं कि ये जो ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली किसको दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं मूवीज को, फिल्म्स को। और ये देने वाली जो संस्था है उसका नाम है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस। जो इस बार ऑस्कर दिए गए हैं, ये ऑस्कर्स का 95th एडिशन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक दूसरे अवार्ड्स का भी नाम आपने सुना होगा जिसको गोल्डन ग्लोब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। गोल्डन ग्लोब ने भी नाटू नाटू जो सॉन्ग है उसने अवार्ड जीता था। तो ध्यान रखिए, गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर में अगर फर्क की बात करेंगे तो गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड्स हैं ये दिए जाते हैं हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन नामक संस्था के द्वारा। मेन डिफरेंस ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब में यह होता है कि ऑस्कर जो है वो केवल और केवल मूवीज को मिलता है, जबकि गोल्डन ग्लोब जो है ये टेलीविजन के साथ साथ मूवीज को भी दिए जाते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ट्रिपल आर मूवी का नाटू नाटू सॉन्ग और द एलिफेंट विस्परर, इन दोनों को ऑस्कर से सम्मानित करा गया है। नाटू नाटू की जो श्रेणी है वो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए दिया गया है और द एलिफेंट विस्परर को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए दिया गया है। अब जैसा कि मैंने आपको परिचय बताया कि 41 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री है जो मानव और जानवर के बीच के जो संबंध है, जो कहानी है, उस पर आधारित है। इंपॉर्टेंट चीज है कि डायरेक्टर कौन है इस शॉर्ट फिल्म का, तो उनका नाम है कार्तिकी गोंजाल्विस। अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो उनका भी नाम ध्यान रखिएगा, गुनीत मोंगा नाम है। ऐसा बोला जाता है कि 5 साल लग गए इनको ये डॉक्यूमेंट्री शूट करने में। ये पूरी जो डॉक्यूमेंट्री है ना, जब आप इसको देखोगे तो ये एक नेशनल पार्क के अंदर शूट करी गई है। उस नेशनल पार्क का नाम है मुदुमलाई। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कट्टू नाइकन ट्राइब के बारे में। तो भारत में जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह होते हैं, इसमें टोटल 75 जनजाति समूहों को रखा गया है, उसी के अंतर्गत ये आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपसे यही पूछा सकता है कि कट्टू नाइकन ट्राइब जो है वो क्या विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के अंतर्गत आती है? तो यह कथन सत्य हो जाएगा। कहां पर यह पाई जाती हैं? तो तमिलनाडु और केरला में पाई जाती हैं। यहां पर केरला की बात करेंगे तो वायनाड और कोझिकोड में, और तमिलनाडु में नीलगिरी और पंडालुर तालुक में इनका आवास आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली इनके बारे में कहा जाता है, जैसे कट्टू नाइकन है ना, तो इसका शाब्दिक अर्थ तमिल में या मलयालम में निकाला जाता है। इनको बोलते हैं किंग ऑफ जंगल, यानी कि जंगल के राजा। तो जाहिर सी बात है इनका मेन पेशा क्या रहा है? इनका मेन पेशा रहा है शिकारी का। तो आज भी यहां पर जो वन से जुड़े हुए उत्पाद होते हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो ना, तो ऐसे उत्पादों पर ही इनका जीवन निर्वाह होता है। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, भोजन, पेय, आश्रय और जितनी भी वस्तुएं होती हैं, इन सब के लिए ये जंगल पर ही आश्रित रहते हैं। जैसे कंदमूल फल होते हैं, जामुन होते हैं, पत्ते, मशरूम, बीज, शहद, इन सब का संग्रह करना, इन सब का उपभोग करना, ये इनका मुख्य कार्य है। अगर इनकी भाषा की बात करें तो इसको बाशा के नाम से बोलते हैं और ये एक द्रविड़ परिवार की भाषा कही जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये तो सारी चीजें हैं वन उत्पाद जो ये लोग खुद से इकट्ठा करते हैं। बड़ी ही थोड़ी मात्रा में ये इसका व्यापार भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा व्यापार में ये इन्वॉल्व है। तो जितना अपने भरण पोषण के लिए आवश्यक है, केवल उतना ही उत्पाद इकट्ठा करते हैं और बड़ी थोड़ी मात्रा में उस चीज का ट्रेड हो जाता है। अगर यहां पर कट्टू नाइकम पॉपुलेशन की बात करें कि इनका जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो यहां पर एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है कि यहां पे इनका लिंगानुपात 100 से ऊपर, लगभग 101 के आसपास है।
अगर एज ग्रुप की बात करेंगे तो 0 से 14 तक का जो लिंगानुपात होता है आप देखोगे तो ये 123 आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आपको मेल से ज्यादा फीमेल की संख्या देखने को मिलेगी। तो ये चीज ये भी दर्शाती है कि जिस तरीके से हम लोग भारत के अंदर बात करते हैं कि जहां पर भी लिंगानुपात कम होता है तो वहां पर एक कारण उसका ये होता है कि बालक की चाह है ना, लड़के की चाह, तो कम से कम ये इस ट्राइब के अंदर देखने को नहीं मिलती है। ये हमें इससे सीखने की आवश्यकता है। अब हम लोग बेसिकली बात करेंगे विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के बारे में। देखिए जनजाति समूह क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब उन्हीं जनजाति समूहों के अंतर्गत ऐसा देखा गया कि भाई एक तो आपने शेड्यूल्ड ट्राइब्स का निर्धारण कर दिया, बट क्या उसके अंतर्गत जितने भी जनजाति आती हैं वो सब क्या समान हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से? तो ऐसा देखा गया नहीं। और ये किसने चेक किया? यहां पर 1960 में एक ढेबर आयोग बनाया गया था। उस आयोग को यही अध्ययन करने के लिए दिया गया। यहां पर इनके अंदर भी कई सारी असमानताएं पाई गईं। तो जो सबसे अत्यधिक रूप से असमान जनजातियां थी, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, ऐसी जनजातियां, ऐसे ट्राइब जिनका जो कृषि करने का तरीका है वो एकदम आदिम काल का चला आ रहा है, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई नहीं। उनकी अगर जनसंख्या की बात करें तो या तो वो स्थिर है या वो घट रही है। अगर इनमें शिक्षा के स्तर की बात करें तो ये बहुत ज्यादा कम है। एक तो हो गया पूरा ट्राइबल समूह, इसके अंदर भी कुछ वर्ग ऐसे थे जो ये चीजें फॉलो करते थे। अगर यहां पर ट्रेड की बात करें या व्यापार की बात करें तो वो ना के बराबर। इनकी अगर भाषा की बात करें तो लिखित भाषा भी जो है इसका भी अभाव यहां पर देखा गया। साक्षरता का मैंने बताया बहुत निम्न स्तर है। तो ऐसे जो प्रजातियां इस पूरे ट्राइबल समूह के अंतर्गत आई तो उनको यहां पर ढेबर आयोग की रिपोर्ट के अंतर्गत रखा गया, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में। शॉर्ट फॉर्म में इनको पीवीटीजी भी बोलते हैं। अगर पूरे भारत के संदर्भ में बात करें तो यहां पर देखिए आप टोटल 75 जनजातियां ऐसी हैं जिनको पीवीटीजी के अंतर्गत रखा गया है और इसमें मैक्सिमम जनजातियां आपको मिलेंगी उड़ीसा के अंदर। तो ये एक फैक्चुअल है, इसको जरूर याद रखिएगा। अब ये जो डायग्राम, वेन डायग्राम कह लीजिए इसको, ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये अपने आप में ही बहुत सारी चीजों को बयान कर देता है। देखिए सबसे बड़ा जो ये आप देख रहे हो ग्रीन कलर का, ये ट्राइब्स दिखाता है, ठीक है। इसके अंदर अब ट्राइबल के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स आते हैं। इन्हीं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनके अंदर जो मैंने ये विशेषताएं बताई वो पाई जाती हैं, उन्हीं को हम लोग पीवीटीजी के अंतर्गत रखते हैं। तो इस डायग्राम को जरूर याद रखिएगा। इसको आप मुख्य उत्तर परीक्षा में जहां पर आवश्यक है वहां पे बना भी सकते हैं। तो ये तो बात हो गई पीवीटीजी की। अब बट यहां पर कुछ इनके योगदान भी हैं हमारे पर्यावरण को लेके, जो जिनके बिना इनका वर्णन करना बिल्कुल अपूर्ण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जितने भी आप ट्राइबल ग्रुप्स देखते हैं ना, या जो इंडिजीनियस पीपल देखते हैं, ये हमारे जैव विविधता संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। क्यों? देखिए सबसे पहला यहां पर प्राकृतिक जो वनस्पति होती है ना, उसका संरक्षण करने में जो सबसे आगे आते हैं वो यही लोग हैं। कैसे? देखो आपने देखा होगा ब्रिटिश काल में भी बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे संघर्ष देखने को मिले। उसमें हम लोग ट्राइबल मूवमेंट भी पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। उसमें आप देखोगे ऐसे कई सारे मूवमेंट थे जहां पर ब्रिटिश ने इनके आवास पर, इनके जंगलों पर, इनके उत्पादों पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया और उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज भी उठाई। तो अगर जब प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण की बात आती है, जैसे हम लोग बात करते हैं ना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जैसे बीएसएफ को कहते हैं, तो उसी तरीके से जो जंगलों की बात होती है या प्राकृतिक वनस्पति है उसके अगर पहले डिफेंस की बात आती है तो ये लोग सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं उसमें। चूंकि होता क्या है, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो, जो भी वनस्पति होती है ना, तो जैसे हम लोग अपने प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं कि पहले के लोग क्या करते थे, जो प्रकृति है उसकी पूजा करते थे। तो उसी प्रकार इन लोगों की भी मान्यताएं होती हैं कि यहां पर जो पेड़ पौधे होते हैं, जो वनस्पति होती हैं, ये कोई और नहीं, ये इनके देवी देवता हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब इनकी आस्था इससे जुड़ जाती है तो कोई भी बाहरी व्यक्ति इनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो ये लोग सामने आ जाते हैं। इन सब जगह पर इन जनजाति समूहों के देवी देवताओं का निवास स्थान है, तो इसको किसी भी हालत में कोई भी व्यक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहीं पर आप देखते होंगे जो पवित्र उपवन का जो कॉन्सेप्ट आता है वो भी इसी से निकल के सामने आता है। इसी तरीके से जो पारंपरिक ज्ञान है, अब आपको पता होगा जैसे हमारे घरों में भी जो दादा दादी नानी नाना होते हैं, तो ये कई सारे ऐसी ज्ञान होते हैं। हम लोग को पता चला खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है या फिर दर्द हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों में घरेलू उपचार से ही वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, हमको दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो वो शुरू से ही जो पारंपरिक ज्ञान चला आ रहा है और वो काफ़ी फायदेमंद भी होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कई सारी जड़ी बूटी औषधि होती है जो इन ट्राइब्स को पता होती है, जिसका नॉलेज इनको होता है। तो उस ज्ञान का उपयोग, उसका प्रचार प्रसार करना, उस ज्ञान के बारे में जानकारी हासिल करना, उसके लिए भी हम लोग इन ट्राइबल्स
पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, क्योंकि एक्चुअल ज्ञान, एक्चुअल वनस्पति को कैसे पहचानना है कि इस पेड़ की क्या खास बात है, इस पेड़ की क्या खास बात है, तो वो इन्हीं को पता होता है। तो इनसे हम वो ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है ट्राइबल समूह का। जंगलों में आपने देखा होगा जंगली फसलें पाई जाती हैं, कंदमूल फल पाए जाते हैं, ठीक है, तो उन पे तो इनका भोजन ही डिपेंड करता है, तो वो तो वैसे भी कोई व्यक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसकी संरक्षण कर देते हैं। दूसरा, जब आस्था जुड़ जाती है तो वनस्पति का संरक्षण हो जाता है। तीसरा, औषधि ये भी इनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है, तो उसका भी संरक्षण हो जाता है। बायोडायवर्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा इरुला जनजाति के बारे में, जो स्नेक कैचर्स थे, सांपों को पकड़कर और उनके विष से दवाई निकालना, ठीक है, तो उसके लिए पद्मा अवार्ड भी यहां पर मिला हुआ था। तो आज की बिग न्यूज शुरू हुई थी द एलिफेंट विस्परर, इस डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला है। इसी के साथ साथ RRR के नाटू नाटू गाने को भी ऑस्कर अवार्ड मिला है। बट यहां पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है कि द एलिफेंट विस्परर में जिस महावत कपल की बात हो रही है वो बिलोंग करता है कट्टू नाइकन ट्राइब को, तो हमारे लिए कट्टू नाइकन ट्राइब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए, अब ट्राइब की बात हो रही है, 2 प्रश्न पूछता हूं आपसे। कुकी चिन हाल ही में चर्चा में रहा है, बताइए ये क्या है। और ऑकस ये भी हाल ही में चर्चा में रहा है, तो दोनों के कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। तो आज के बिग न्यूज में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का बिग न्यूज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। बिग न्यूज के अगले सत्र में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।